नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नोट और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे इस इंटरव्यू इंटेलेक्चुअल स्पीच में मौजूद हैं जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया कर रहे एक होनहार स्टूडेंट। हाल ही में उन्होंने मास मीडिया जैसे बड़े संस्थान में अपना नामांकन प्रारंभ कराया है। आइए उनसे जानते हैं किस तरह से उनका रहा ये पूरा दौर, कैसे गुजरा है। मीडिया एक ऐसे फील्ड में आ गए और ऐसे वैश्विक महामारी में भी अगर मीडिया के अंदर अपनी दायित्व दिखा रहे हैं तो ये अपने आप में बड़ी बात है। आइए आज हम उनसे जानते हैं उनके पूरे सफर का हाल। हमारे साथ आज मौजूद हैं नैयर आजम जी। तो सबसे पहले नैयर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस इंटेलेक्चुअल इंटरव्यू में, ऑनलाइन मीटिंग में। बहुत शुक्रिया जी, मैं चाहता हूं सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए मेरे दर्शकों को। जी, मेरा नाम मोहम्मद नैयर आजम है और मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से भी मास मीडिया बीए मास मीडिया कर रहा हूँ हिंदी से। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो हमारे एंकर महोदय है ये हमारे बैचमेट भी है। तो मेरा ख्याल है कि इतना इंटरेस्टिंग काफी है। चलिए ये बोल रहा हूँ, एक आम स्टूडेंट कैसे मास मीडिया में अपना दायित्व दिखाए, जैसे यूनिवर्सिटी जैसे बड़े संस्थान में एक आम इंसान कैसे मास मीडिया में आ सकता है? इंट्रेंस कैसे आपने फेस किया, क्या क्या दिक्कतें आई? दिक्कतों की बात कीजिएगा तो दिक्कत बहुत आई। जैसे मास मीडिया के लिए तो मुझे एक्चुअली पता ही नहीं था कि मास मीडिया क्या होती है। मतलब मैं एग्जाम अगस्त में हुए थे 2021 में और मुझे अप्रैल 2021 तक पता नहीं था कि मास मीडिया नाम का कोई कोर्स होता है। मैं मास कम्युनिकेशन समझता था और मुझे हिंदी से करना था, पत्रकारिता का, और मास कम्युनिकेशन इंग्लिश में होती है। लेकिन अचानक एक जामिया मिलिया इस्लामिया के सुपर सीनियर से मैं मिला, उनसे बात हुई, मेरी ऐसी कॉन्टेक्ट हुई ऑनलाइन। तो उन्होंने बताया, फिर मेरी एक मैम है उनसे बात हुई, वो भी मास मीडिया कर रही वहां। तो इस तरह से क्लासेस लिया उनसे और प्रिपरेशन किया, हार्डवर्किंग किया, आया। और रही बात पत्रकारिता में इंटरेस्ट कैसे जगी, तो पत्रकारिता में मतलब बहुत शुरू से, बचपन से ही मुझे न्यूज देखना वगैरह ये पसंद था, तो इसलिए मैंने ये चुना। चलिए इस पे थोड़ा बाकी संक्षेप में विरासत में आते नहीं हैं, है। हम आपसे आगे और बात करेंगे पत्रकारिता पे। पत्रकारिता के वर्तमान दृश्य इस तरह से है, हम लोग सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं और मैं भी सोशल मीडिया से ही एक बतौर न्यूज नोट का चीफ ब्यूरो हूँ। तो ये बताइए सोशल मीडिया मौजूदा दौर में कितना सोशल है सर? सोशल मीडिया के ऐसे तो कई सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन मैं दो प्लेटफॉर्म के यहाँ पे बात करूंगा जो सोशल है, कितना है नहीं है। पहला तो ट्विटर की बात करूंगा, हालांकि ट्विटर पे मैं कुछ एक्टिव भी रहता हूँ। तो ट्विटर के बारे में बताता हूँ कि अभी अगर देश दुनिया में कोई भी घटना घटती है या फिर हमारे देश में मान लो कहीं लिंचिंग हो जाती है या कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं, जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री जी पंजाब गए थे और वहां उनकी जो सुरक्षा में चूक हुई, तो वो चीजें बहुत जल्दी समाज में फैल जाती है कि मतलब खबर मिल जाती है कि प्रधानमंत्री के साथ ये हो या फिर कोई भी ऐसा घटना घट जाती है। तो मुझे लगता है कि इस हिसाब से सोशल बहुत है, लेकिन कुछ इसमें नकारात्मकता भी है, तो उससे वो एक बहस का विषय है, तो ज्यादा जानना कहीं नहीं होगा। लेकिन नैयर भाई, दुर्भाग्य से ये देखा जा रहा है कि एसपीजी को लेकर के जो भी चूक हुई है, मैं उनका हामी नहीं हूं कि एसपीजी में चूक क्यों हुई। हालांकि ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि देश के सर्वोच्च प्रधानमंत्री के रूप में अगर चूक हो तो कहीं ना कहीं ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत पूरा एसपीजी आता है, लेकिन लोग विपक्ष को लताड़ रहे हैं, मीडिया विपक्ष को लताड़ रही है। आप जरा बताइए कि एसपीजी की गलती है या फिर विपक्ष ने ऐसा कुछ षड्यंत्र किया था प्रधानमंत्री के साथ? देखिए, प्रधानमंत्री जी, हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, तो वो पंजाब गए थे। और प्रधानमंत्री किसी पार्टी विशेष का नहीं होता, पूरे देश का होता है। और जहां तक चूक की बात है, तो मैं उस दिन से 5 तारीख के बाद से मुसलसल मैं बड़े बड़े जो यूट्यूबर है या फिर बड़े लोग, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनको देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। तो उससे ये पता चलता है कि सिर्फ एसपीजी की ही चूक नहीं है या फिर सिर्फ पंजाब पुलिस की चूक नहीं है, चूक दोनों की है। और एक सीधे सीधे बात करिएगा तो प्रधानमंत्री जी एक बयान दिए हैं कि अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं भटिंडा एयरपोर्ट से जिंदा वापस आया। ये बयान अपने आप में थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं ना कि एक आम जनता के लिए डरावना है, क्योंकि जिंदा लौट पाया, ये बड़ी भारी भरकम सा शब्द है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए प्रधानमंत्री। तो गलतियां हुई, उसके जो होगी वो कार्रवाई होगी, लेकिन प्रधानमंत्री जी को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। खैर, आप देखते हैं जांच का विषय, इस पर जांच हो रही है, गृह मंत्रालय के कई 3 प्रसंग वो हुई है, तो पता चलेगा फिर। सवाल ये है कि अगर एसपीजी की चूक हुई और प्रधानमंत्री जैसे बड़े सर्वोच्च पद के आदमी देश से सुरक्षा के लिए धन्यवाद कहते हैं इसके सीएम साहब को, तो उस पर मीडिया वर्चस्व कायम कर लेती है, अपना मीडिया विपक्ष को घेर लेती है। आज मैंने रात पैनल डिबेट में देखा कि कल चन्नी साहब ने जिस तरह से पंजाबी में अपना भाषण दिया, तो उसे आज मीडिया इस तरह से रची कि वो तू तड़ाक जैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो मीडिया कितना दायित्व रखता है इस एसपीजी के मामले में? देखिए, हमारे देश की जो मीडिया है अभी, खासतौर से मेन स्ट्रीम की मीडिया, इस पे अगर मैं बात करूं तो मीडिया कहने में मुझे शर्म आती है। मैं सीधे सीधे कह रहा हूं, इसलिए कि
बहुत ही लेवल नीचे गिर गया है, और लेवल इतना नीचे गिर गया है कि अभी सर्वे बता रहा हूँ आपको, आप खुद पत्रकार हैं, जानते होंगे। 180 देशों का जो स्वतंत्रता मामले में जो स्पीच, मतलब मीडिया को आजादी मिली है, उसमें हमारे देश की मीडिया को 142वां रैंक मिली। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश की मीडिया कहाँ चली गई। और ऐसे ही उनको 142वां रैंक का तमगा नहीं मिल गया है, वो इन्हीं तरह के मतलब फालतू के बयानों को कवरेज करने में मिल गया है। भाई पंजाबी का एक शब्द है, पंजाबी भाषा तो मुझे नहीं आती, तुसी तेनू ये जो है ना, वहां प्यार से बोला जाता है। अब इसको तुम कबराज समझोगे तो भाई हम क्या कर सकते हैं, तो ये बात है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, वो सब मिर्च मसाला है। चलिए, आपने जो आंकड़ा प्रस्तुत किया वो काफी सकारात्मक है, बहुत अच्छा लगा हमें, आपने तथ्य के रूप में बातें रखी है। ये बताइए, मुद्दा अगर बदल जाए, अगर मुद्दा थोड़ा सा चुनावी परिदृश्य में आ जाए तो कैसे प्रभावित करती है एक पॉलिटिकल पार्टी को? क्योंकि आपको राजनीति समझ भी अच्छी है, ऐसा हम ट्विटर हैंडल पे आपको अक्सर देखते रहते हैं। ये चूक कहीं ना कहीं राजनीति मोड़ तो नहीं ले लेगा? जी देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि मेरी राजनीतिक समझ अच्छी नहीं है, मैं अच्छी बनाने की कोशिश में लगा हूँ, और आप मुझे अच्छा समझ रहे हैं तो इसके लिए मैं शुक्रिया कहूंगा। और रही बात कि क्या ये टर्न ले सकता है, बेशक ले सकता है। आप याद कीजिए 1984-85 का दौर, जब इंदिरा, हमारी जो उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी थी, उनकी हत्या हुई थी। उनके जस्ट बाद राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने थे, और 1985 में लोकसभा के चुनाव हुए थे। तो उस समय के जो एक्सपर्ट है, मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, उनको तो पता चलता है कि कांग्रेस के और इंदिरा गांधी के जो इमोशन में आकर लोग वोट दिए, और फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आई थी, सत्ता में आई थी। तो वैसा ही कुछ हो सकता है, कंफर्म नहीं कहूंगा, पंजाब में भी हो सकता है, क्योंकि पंजाब के किसान खासे नाराज है प्रधानमंत्री से और केंद्र सरकार के कृषि कानून को लेकर के। 700 से ज्यादा किसान की मतलब ये हुई, मृत्यु हुई है उसमें, किसान आंदोलन में। तो ये इमोशनल अटैचमेंट जो प्रधानमंत्री को फ्लाईओवर पर रोक दिया गया था, इसको लेकर के हो सकता है कि कुछ वोटों का झुकाव हो, ये है। तो इन वोटों को डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि ये सहानुभूति के वोट होंगे, कामकाज के तो ये वोट होने नहीं जा रहे हैं नैयर जी, संवेदनशील वोटों की श्रेणी में आप बोल सकते हैं। देखिए, सहानुभूति को बोल सकते हैं, और ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए उस दिन जा रहे थे। उस दिन बहुत सारे प्रोजेक्ट के उद्घाटन के लिए जा रहे थे, मतलब मैं एक आंकड़ा भी पढ़ रहा था, 40,000 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट था, उसको उसके उद्घाटन में जा रहे थे। तो उसका भी वोट होगा, ऐसा तो नहीं कि पंजाब के लोग सारे लोग प्रधानमंत्री के चेहरे देख करके वोट देते होंगे, कुछ लोग होंगे जिनके कार्यों को देख करके वोट देंगे, तो हो सकता है। चलिए, बहुत अच्छा हमारे साथ। अब हम आ जाते हैं थोड़ा, अगर हमारी इंटरव्यू ऑनलाइन हो रही है और आप भी मास मीडिया से हैं, मैं भी मास मीडिया से हूं, हमारी क्लासेस भी ऑनलाइन चल रही है, तो ऑनलाइन शिक्षा कितना मौजूदा दौर में सकारात्मक है एक मीडिया के स्टूडेंट के लिए? क्योंकि 24 घंटे ऑनलाइन क्लासेस के मानसिक प्रभाव ऐसे हो जाते हैं कि अगले दिन समझ नहीं आ रहा कि पिछले दिन क्या पढ़ाया था। कोई एक पर्टिकुलर सिलेबस तो मीडिया में है नहीं, क्योंकि आप ही के दोस्त ने एक ये देखा था कि मीडिया में पढ़ना या यूपीएससी मिनी करना बात बराबर हो जा रहा। ऑनलाइन क्लासेस किस तरह से प्रभाव डालता है एक मीडिया के छात्र को? बहुत प्रभाव डालता है। मैं बता दूं आपको कि मीडिया जो फील्ड होती है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज इसमें मिलती है तो ज्यादा अच्छा होता है। और अभी ज्यादातर लोग पहुंचते तो एंकर, रिपोर्टर ऐसा कुछ बनना चाहते हैं, या फिर प्रिंट मीडिया में भी जाना चाहते हैं, तो उनको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलना चाहिए, तो ज्यादा अच्छा होता है लिखने में, सीखने में। और सेहत से लेकर के हर तरह के असर डालता है ऑनलाइन क्लासेस। अभी मैं बता दूं आपको, हिंदी ऑनर्स का मैं फॉर्म दिया था, जामिया में एंट्री किया था, उसमें बकायदा एक क्वेश्चन भी आए थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि आप मीडिया मतलब ऑनलाइन क्लास कैसे प्रभावित डालता है। तो बहुत तरह से प्रभाव डालता है। पहले तो सेहत का प्रभाव डालता है, आंख प्रॉब्लम आता है, मेंटली बहुत ज्यादा मतलब इरिटेटिंग फील होता रहता है कभी कभी। और सबसे बड़ी बात यह है कि समझ लीजिए, अगर ऑफलाइन में हम लोग 80% सीखेंगे कोई चीजों को, तो ऑफलाइन में, सॉरी, ऑनलाइन में वो चीज 20% से लेकर 30% सीख पाते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ये चीज है, मेरा एक्सपीरियंस है। चलिए, अगर इसी को दूसरे दृश्य हम देखें कि ऑनलाइन क्लासेस देश में एक तरफ चल रहे हो, शिक्षा प्रणाली कितनी लचर है उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि लंबा हो जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस के समानांतर अगर मीडिया, अगर प्रधानमंत्री हो या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की रैली को देखें, तो एक तरफ रैली चल रही है और दूसरी तरफ बच्चे के भविष्य ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा आयोजित किए जा रहे हो, तो कितना बदलाव है राजनीति और शिक्षा में? अब इस पे मैं क्या बोलूं, इस पे अगर बोलूंगा तो बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे, बहुत सारे लोग खुश हो जाएंगे, लेकिन जो अगर मतलब क्या कहते हैं, प्रेमीकरण से रेशनली थॉट रखते होंगे, वो समझ जाएंगे इस बात से। कहीं ना कहीं हमारी सरकार, चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो, उनकी गलतियां हैं कि भाई जामिया, अलीगढ़, जेएनयू, महज इन यूनिवर्सिटीज की सवाल नहीं है, यहाँ पढ़ने वाले हजारों लाखों बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। और मुझे लगता है, मेरा अनुभव अभी तक रहा है कि ग्रेजुएशन में आने के बाद बच्चे एक अलग जिंदगी, एक कॉलेज लाइफ मिलता है, अलग चीज सीखने को मिलता है। और अगर उसको अगर ऑनलाइन में बदल दीजिएगा, तो जहां भाई बताया कि 80% सीखते हैं लोग, वहां 20% सीखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि देश का भविष्य कैसा होगा।
और हमारे जो भी नेता है सत्ता के सीट पे बैठे हुए हैं, उनको इस बात पे सोचना चाहिए कि हमारी रैलियां अगर हो सकती है बिना एकदम कोविड के प्रोटोकॉल के, तो क्लासेस क्यों नहीं हो सकती है? क्लासेस आप कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए खोल सकते हैं। बच्चे पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अपनी सेहत का ख्याल खुद रख सकते हैं। आपके कोरोना का रैली नहीं है कि वहां बिना मास्क के लोग पहुंच जाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा देंगे। तो इस बात पे सोचने की जरूरत है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हर किसी को सोचने की जरूरत है। अच्छा, एक ऑप्शन बन सकता है क्या कि अगर संस्था के तरफ से ही कुछ पॉलिटिकल पार्टी को नोटिस कर दिया जाए, तो क्योंकि चूंकि आप दिल्ली में हैं और अभी आज संडे है इसलिए आप वीकली लॉकडाउन को भी झेल रहे होंगे, कितना बदला है? अगर राज्य सरकार को ही नोटिस दे दे, कोई भी संस्था की कॉलेज खुलने चाहिए, अगर रैलियां होती है तो इस पे क्या एक्शन लिया जा सकता है सरकार की तरफ से? क्योंकि आप इंटेलेक्चुअल सरकार के स्टेट में रह रहे हैं, ऐसा आप ही ने कहा था। देखिए, मैं अभी दिल्ली में नया हूँ और रही बात की अगर संस्था की तरफ से कोई नोटिस दे दी जाए, तो अगर दे दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बच्चों की क्या ही बोलूं मैं, भविष्य संवर जाएगी अगर ऑफलाइन क्लासेस खुल जाएंगी। बाकी देखते हैं, अभी तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत आभार नैयर जी आपका, आपने हमारे साथ समय बिताया। ऑनलाइन इंटेलेक्चुअल मीटिंग कहें, इंटरव्यू कहें, आपने एक से एक साक्ष्य प्रस्तुत किए जो डेटा के रूप में जनता के समक्ष आ गया, और सारे डेटा आई थिंक प्रोफेशनल है, प्रोमिनेंट है। आपने प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं तो इस चीज का दात भी मैं आपको दूंगा। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए हमारी खास पेशकश। जी बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही फुर्सत में कभी कभार बातचीत होते रहे, ज्यादा अच्छा रहेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।